सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक अलग चैप्टर जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने देखा यूरोप में जो फ्रांस की कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है पहले से। क्यों? क्योंकि पहले वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स थे, बहुत ही ज़्यादा विरोध होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा मारकाट होती थी। तो उसी तरह से कहीं ना कहीं ये अपना पूरा इन्फ्लुएंस छोड़ गया किसमें? पूरे यूरोप पे। पूरे यूरोप में एक भावना जाग उठी कि क्यों ना मोनार्ची, मोनार्ची मतलब जहाँ राजा रूल करता है। हाँ, तो इन सभी बातों को नोट कर लीजिए, एक कॉपी और पेन लेकर के ऐसे बैठे रहिए। मैं बताया मोनार्ची मतलब ये, लिख लीजिए मोनार्ची मतलब ये, पर वीडियो को पॉज कर करके, क्योंकि यदि मैं आप लोग को लिखवाने लगा तो बहुत समय बीत जाएगा और आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक, तो यहाँ पे होता क्या है, द एज ऑफ सोशल चेंज। यहाँ पे सोशल चेंज जैसा पता चला, सोसाइटी को चेंज करने का विचार लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में कई सारे ऐसे मतलब कि मान्यताएं थी, जैसे कि औरतों को लेस वेज दिया जाए, यानी जब वे काम करती है तो उन्हें कम पगार दी जाए, या फिर आप लोग कह सकते हैं पेमेंट दी जाए। और यहाँ पे अनेक प्रकार के जितने भी विरोध थे उनका, जितनी बुराइयां थी, जितने भी मतलब कि चीज़ें थी उन्हें हटाने की। तो यहाँ पे तीन टाइप के लोग यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आए थे। हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन से तीन टाइप के लोग? लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि रसिया में क्या कंडीशन थी। वहाँ में आयरन और स्टील की जो प्रोडक्शन थी वो 4 गुना बढ़ गई थी। कैसे बढ़ गई थी ये रीजन पे हम लोग जानेंगे, और ये जानेंगे कि इंडस्ट्री कैसे आई थी। तो ये जो चैप्टर है इसमें पूरी तरह से इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं कि सोसाइटी को चेंज करना क्यों जरूरी है। देखिए, कोई भी चीज़ है, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी आप लोगों को पता है ना, नेचर में सिर्फ वही चीज़ एग्जिस्टेंस में रहती है जो अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर ले। जैसे कि जो डायनासोर थे वो नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर पाए तो लोग एग्जिस्टेंस से ख़त्म हो गए। तो इसीलिए सोसाइटी को भी चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि आते समय में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। अब यदि राजा अपना ही पेट भरने लगे, अपना ही खजाना, वाह मेरा खजाना, मैं टैक्स लूँगा, मैं ये लूँगा, मैं वो लूँगा, तो प्रजा कहाँ जाएगी? लोग कैसे जिएंगे भाई? भाई ज़िंदगी कैसे सक्सेसफुल रहेगी? तो इसी वजह से कहीं ना कहीं इसे हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और आप सोचिए, यदि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या लोगों को रहने की जगह चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। अब यहाँ पे यदि लोग रहने की जगह चाहिए, और तो यहाँ पे यदि सभी लोग खेती ही करने लगे तो क्या हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। अब एक लोग इतनी खेती कर रहे हैं, दूसरे को पता चला बेचारे को इतना मिला, तो कैसे चलेगा? इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्री खोली गई। तो इस तरह से सोसाइटी चेंज हो रही थी। क्यों? क्योंकि अगर ये चेंज नहीं होती तो ये मर जाती। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव के बारे में। उससे पहले मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ, यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब तक हमने क्या ले लिया है? अब तक हमने इसका इंट्रोडक्शन ले लिया। अब हम लोग बात करेंगे लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव के बारे में। तो आप लोग अपनी कॉपी लिए हैं ना? हाँ, तो उस पर अब हेडिंग डाल लीजिए लिबरल। तो देखिए, लिबरल जो थे, पहले मैं आप लोग बेसिक्स आइडिया दे देता हूँ। सोसाइटी को चेंज करना क्यों जरूरी थे ये तो आप लोगों को पता चल गया है। अब देखिए, जो लिबरल्स थे वो सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे, रेडिकल्स थे वो भी सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे। पर ये जो थे ना, ये कंजर्वेटिव, ये बहुत घटिया किस्म के इंसान थे यार। मतलब ये सोसाइटी को चेंज ही नहीं करना चाहते थे, ये चाहते थे जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दीजिए। तो आप लोगों को कुछ दिमाग में आया? अब बताइए, कंजर्वेटिव में कौन कौन लोग रहेंगे? कंजर्वेटिव में गरीब किसान रहेगा, या फिर कंजर्वेटिव में अमीर और एक शाही परिवार का कोई आदमी रहेगा? जाहिर सी बात है कंजर्वेटिव में अमीर आदमी रहेगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि मेरी पावर मुझसे छीन ली जाए, ओ राजा को टैक्स न दिया जाए, ओ राजा का टैक्स न छीना जाए, और तो उसका प्राण चला जाएगा अगर राजा जो टैक्स लेता है वो अधिकार अगर उससे छीन लिया जाए। तो इस तरह से जो कंजर्वेटिव थे वो कभी भी नहीं चाहते थे कि सोसाइटी को चेंज किया जाए, और वो हमेशा लोगों को बहकाते थे। वो कहते थे नहीं, जो लिबरल्स और रेडिकल हैं ये बहुत ही खराब हैं, ये आप लोगों का दिमाग गुमराह कर रहे हैं। और इसके बाद इस तरह की भावना वहाँ पे उस समय थी। जो लिबरल्स थे वो जो थे वो सोसाइटी को चेंज तो करना चाहते थे, पर लिबरल और रेडिकल में अंतर ये था कि लिबरल ये चाहते थे कि वोटिंग राइट सभी को ना मिले, मतलब वोटिंग राइट वीमेंस को ना मिले, और मतलब कि जो 18+ है उन्हें ना मिले, खाली जो 25+ मेन है उन्हीं को मिले। जबकि जो रेडिकल हैं ये चाहते थे कि वोटिंग राइट सबको मिले।
अब यहाँ पे तो एक टर्म लाया गया सफेग्रेड। अब ये जो मूवमेंट था इसका मतलब होता है कि राइट टू वोट फॉर द वीमेन। तो वीमेन के लिए राइट टू वोट के लिए कौन फाइट कर रहा था? रेडिकल। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। तो जो रेडिकल्स थे वो वीमेन के राइट टू वोट के लिए क्या कर रहे थे? यहाँ पे फाइट कर रहे थे। और एग्जिस्टेंस में जो सबसे पहले आए थे वो यही आए थे। क्लियर? इसके बाद क्या होता है, जो सोसाइटी थी उसे काफ़ी प्रकार का टैक्स देना पड़ता था। मान लीजिए जैसे कि चर्च को टैक्स देना पड़ता था, और इसके बाद किंग को एक अलग सा टैक्स देना पड़ता था। तो एक तरह से कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि मान लीजिए, यदि मैं एग्जांपल तौर बताता हूँ, ये एक छोटा सा फार्मर है। अब इसके पास मान लीजिए इतनी ज़मीन है, इसका मान लीजिए ये कुछ क्रॉप की प्रोडक्शन करता है, इतना मान लीजिए उसकी प्रोडक्शन हुई, इसमें से बेचारे को इतना तो दे देना पड़ता था राजा को, इतना दे देना पड़ता था चर्च को, बचा इतना, तो इतने में वो बेचारा एक साल कैसे चलाएगा? तो इसी वजह से सोसाइटी को चेंज करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, और एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, जो कि खेती से, एग्रीकल्चर से हट के हो। ठीक, तो इसीलिए इंडस्ट्री का एक नया एग्जिस्टेंस आया, जो कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बस आज के तो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या क्या बता दिया मैंने आपको, बता दिया कि क्या ज़रूरत थी कि लोगों ने सोसाइटी को चेंज किया। ठीक, अब क्या ज़रूरत थी कि लोगों ने यहाँ पे इंडस्ट्री खोली और फैक्ट्री वगैरह खोली। तो उन सभी के बाद अब बात आती है सोशलिज्म की। अब हम लोग बात करेंगे सोशलिज्म की क्या ज़रूरत थी। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार है ना आप लोगों की? तो देखिए सोशलिज्म की क्या ज़रूरत थी, नोट करते चलिएगा जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वीडियो को पॉज करके। सोशलिज्म की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि यदि लोग इकट्ठा रह के रहें तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, और यदि लोग इकट्ठा हैं तो उनमें एकता है, तो यदि कोई बाहर का रूलर आए तो वो उन पे अटैक नहीं कर सकता। और क्या एडवांटेज है? और एडवांटेज ये भी है कि मान लीजिए कल को यदि इसके पास इसका खेत बर्बाद हो गया, इसका नहीं बर्बाद होगा, तो ये इसकी हेल्प कर सकता है यदि चाहे तो, और ये भी इसकी हेल्प भी कर सकता है, कुछ ना कुछ तो जरूर कर सकता है। प्लस आपस में ट्रेड भी हो सकता है। तो इस प्रकार के काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस थे किसमें? सोशलिज्म में। तो इसी प्रकार से लोगों ने यहाँ पे सोशलिस्ट को, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि एक सोशलिस्ट सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा क्या किया, यहाँ पे फोर्स किया, और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी यहाँ पे बताया। क्लियर? अरे कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो ये हुआ कैसे? कार्ल मार्क्स का जो आइडिया था उसके हिसाब से हुआ था। यानी कि कार्ल मार्क्स के आइडिया की सभी लोग क्या करते थे? फॉलो करते थे। किसके? कार्ल मार्क्स के आइडिया को सभी लोग फॉलो करते थे। अब जो कार्ल मार्क्स थे उनका आइडिया क्या था? उनका आइडिया लिख लीजिए। उनका आइडिया था कि वे लोग अपने आप को कैपिटलिस्ट, यानी जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनसे छुटकारा पा सके, और वर्कर को खुद की प्रॉपर्टी दी जा सके। मतलब कि जो सभी वर्कर थे, जितने भी वर्कर थे, उन सभी को इक्वल अधिकार हो। मान लीजिए वुमेन की पेमेंट, मान लीजिए वीमेन की पेमेंट है 20 रुपये इंडिया करेंसी, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो मेन की पेमेंट भी 20 ही रुपये रहनी चाहिए। ये नहीं कि मेन की पेमेंट आप लोग 40 या फिर 100 कर दें। हाँ, तो ऐसा मोमेंट कभी नहीं रहना चाहिए। अब लोगों के मन में ये ख्याल क्यों आता था कि वीमेन को कम दिया जाए, मेन को ज़्यादा दिया जाए? वे लोग ये सोचते थे कि मेन ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लोग ज़्यादा काम करते हैं और उनका ज़्यादा इफेक्ट है इसमें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सभी लोगों को बराबर देना चाहिए। और यहाँ पे न्यू हार्मनी इन इंडिया भी एक मूवमेंट था, वो भी ऐसे ही चला था, इसी से रिलेटेड। अब उसके बाद क्या होता है कि जो इंग्लैंड और जर्मनी होती है वो लोग सपोर्ट मांगते हैं, किससे? सपोर्ट मांगते हैं एसपीडी से, यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से, ताकि उन्हें दिया जा सके, वहाँ पे लिमिटेड वेज किया जा सके। अब इन लोगों का डिमांड क्या था? इन लोगों का डिमांड था कि कम से कम इन लोगों से काम कराया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें पेमेंट दिया जाए। मतलब कि लेस वर्किंग आवर मोर वेजेस, लिख लीजिए, लेस वर्किंग आवर मोर वेजेस, ये डिमांड था जर्मनी और इंग्लैंड के लोगों का। तो समझ में आया? तो बहुत एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ, प्लीज इस एनर्जी के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छी लगी वीडियो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब लोग बढ़ते आगे। कुछ भी पढ़ा वो सब हमने पढ़ा किसके बारे में? यूरोप के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? रसिया के बारे में। देखिए रसिया का जो पूरा एक तरह से इन्वायरमेंट था वो भी कुछ लगभग कुछ फ्रेंच के ही समान था, लेकिन पूरा समान नहीं था। और यहाँ पे इकोनॉमी और सोसाइटी बहुत ही वास्ट टाइप में, यानी कि यदि हम लोग चाहें तो मेजरली यहाँ की इकोनॉमी किस पे डिपेंड थी? एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। तो नोट कर रहे हैं ना? हाँ, तो कॉपी और पेन ले लीजिए। मैंने अभी अभी आपको बताया कि एग्रीकल्चर पे यहाँ की 85% पॉपुलेशन डिपेंड करती थी। तो आप लोग लिख लीजिए कि 85% पॉपुलेशन ऑफ रसिया डिपेंड्स ऑन
एग्रीकल्चर, तो वही आप लोग लिख लीजिए। तो यहाँ की मैं बताता हूँ, देखिए 85% लोग कहाँ किस पे सॉरी डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर थे। और यहाँ के जो कल्टीवेटर थे वो अपनी खुद की मार्केट बना सकते थे, ये यहाँ की सबसे अच्छी बात है। ठीक, अरे क्लियर है। हाँ, तो यहाँ के जितने भी लोग हैं सभी लोग अपने से सोसाइटी में मार्केट खड़ा कर सकते थे। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो कोल का प्रोडक्शन है वो डबल हो गया और आयरन और स्टील का प्रोडक्शन 4 गुना हो गया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब सोचिए, मान लीजिए कोई नई चीज है जहां से हमें पैसा मिल रहा है। मान लीजिए कि गांव में एक आंदोलन, मतलब गांव में एक ऐसा, मान लीजिए कोई ऐसा आ गया कि यदि जो जो ट्रैक्टर चला लेता है उसे 1-1 हज़ार रुपए मिलेंगे, तो फटाफट से सभी लोग ट्रैक्टर सीखना शुरू कर देंगे। ठीक, तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसी प्रकार से जब किसी एक ऐसे एरिया में इंडस्ट्री खुली गई जहाँ पे थोड़ा सा काम करने में पैसे मिलने लगे, तो लोग यहाँ पे भारी मात्रा में जाने लगे। अब जो यहाँ के जो भी उस इंडस्ट्री के मैनेजर होते थे वो लोग समझदार तो थे ही, तो वो लोग क्या करने लगे, इन लोगों को पेमेंट कम देते थे। ठीक, अब जो पेमेंट कम देते थे, काम ज्यादा कराते थे, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा तो फायदा भी ज्यादा होगा, फायदा ज्यादा होगा तो इसी वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होगी। तो सोचिए कितने वैरायटी की, कितनी अच्छे लेवल की वहाँ पे वो लोग नॉलेज का यूज करते थे। और बाद में जब यहाँ के वर्करों को भी ये रियलाइज हुआ तो वो लोग ये डिमांड करने लगे कि इसे कम कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा है। वेजेस हमें ज़्यादा मिलने चाहिए जितने मिल रहे हैं उससे, और वर्किंग आवर को कम किया जाए। वर्किंग आवर उन लोगों का 12 घंटा था। सोचिए भाई, 12 घंटा काम, वो भी एकदम अच्छे से खटा के वो लोग कराते थे। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे जो वीमेंस थी वो 31% का पॉपुलेशन बनाती थी। और जितनी भी यहाँ पे क्या थी, वीमेंस थी, उन्हें मेन के कंपैरिजन में बहुत ही कम मतलब कि डोनेशन या फिर आप लोग कह सकते बहुत ही कम पेमेंट मिलती थी। और यहाँ की जितनी भी लैंड थी इसे भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। अब इससे क्या होगा, इससे सभी लोग फैक्ट्री की तरफ आएंगे, इससे इन्हीं का फायदा होगा। तो देख रहे हैं किस प्रकार की रणनीति वहां पे चल रही है, बहुत घटिया टाइप की रणनीति चल रही है। घुमा फिरा के उन लोग को इंडस्ट्री में ही बुलाओ, तुम उन लोगों का खेत छीन लो, उन लोगों को डिपेंडेंट कर दो इंडस्ट्री पे, ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए। खाली अपना पेट भर रहे हैं वो लोग, खाली अपना पेट भर रहे हैं, ध्यान रखिए, वो लोग खाली अपना पेट भर रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से इसे सुनिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके बाद ये लोग जब डिमांड करते हैं कि हमारी लैंड हमें दे दो, नहीं मानते हैं तो कहते हैं नहीं दोगे, इतनी औकात, मार देते हैं। सचमुच यार ऐसा होता है, वो लोग मार देते हैं 2-3 लोगों को, 2-3 लैंडलॉर्ड, यानी 2-3 लैंडलॉर्ड को मार दिया जाता है उसी दौरान में। तो इस प्रकार की वहाँ की जो सोसाइटी थी वो थी। और यहाँ पे 2 ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था, बॉल्शेविक और मेंशेविक, जिसमें से जो बॉल्शेविक था वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था, उसके लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। और जब बॉल्शेविक था वो पूरे अब कंट्री पे, मतलब कि आप लोग कह सकते हैं पूरे रशिया में लगभग उसी का रूल चल रहा था। उससे प्रोविजनल गवर्नमेंट को बहुत ही जलन होती। अब उसके बाद क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि अब तक हमने जो कुछ भी देखा है वो हमने देखा है रशिया के बारे में, मतलब कि जो रशिया का एम्पायर है उसके बारे में हमने देखा कि वहाँ के सोसाइटी कंडीशन क्या थी, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। अब हम लोग जो देखेंगे, अब यहाँ पे असली पिक्चर शुरू होती है। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू होती है। अब यहाँ पे देखिए खाली रिवोल्यूशन, मार झगड़ा, मतलब कि जैसा मूवी में होता है एक्शन मूवी में, बस अब सारी सीन वही आने वाली है। देखिए अब होता क्या है, यहाँ पे पहला वर्ल्ड वार और रशियन एम्पायर पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। जो पहला वर्ल्ड वार होता है वो होता है 1914 में, और 2 यूरोपियन अलायंस के बीच में होता है, जिसमें से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। ऑस्ट्रिया को हम लोग हंगरी भी कहते हैं, तुर्की को ऑटोमन भी कहते हैं। तो इसे लिखते चलिए, कॉपी वॉपी लिए है ना, मतलब तैयार है ना। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला वर्ल्ड वार हुआ 1914 में, आप लोग वीडियो को तुरंत पॉज कीजिए और लिख लीजिए पहला वर्ल्ड वार हुआ 1914 में। उससे आप लोगों को रिवीजन करने में समझदार बहुत ही आसानी होगी। और जब आप लोग इस चैप्टर को एक बार और अपने से पढ़ेंगे तब आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे होता क्या है, जो ऑस्ट्रिया रहती है और तुर्की रहते हैं और जर्मनी, इन लोग कहते हैं सेंट्रल पावर। फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया को हम लोग क्या कहते हैं, इन लोग, मतलब कि ये लोग एलाइड पावर होते हैं। ठीक, क्लियर क्लियर है ना। तो इसके बाद होता क्या है, देखिए जब वार हो रहा होता है तो यहाँ के जो किंग रहते हैं, जार, इनका काम क्या होता है, जहाँ भी किसी भी राज्य में, जी हाँ किसी भी राज्य में यदि वार होता है तो वहाँ के किंग का क्या रोल रहता है। ये नहीं कि वो जाके अपना लड़ाई वड़ाई करे, नहीं, ये रोल तो रहता है। ये साथ ही साथ में एक रोल ये भी रहता है कि अपने मंत्रियों से कंसल्ट करे कि हाँ अब हमारी सेना इतनी हार रही है या फिर अब हमारी सेना इतनी जीत रही है, अब हमें कौन सा फैसला लेना चाहिए। अब भाई राजा जो था वहाँ का जार,
वो क्या करता था, किसी से कंसल्ट ही नहीं करता था, खाली एक रासपुतीन नाम का इनका एक साधु संत था, उसी से कंसल्ट करता था, जो कि एकदम पुअर एडवाइसर था। नाम लिख लीजिएगा, रासपुतीन। नोट करते चल रहा है ना, जो जो इंपॉर्टेंट लगे वीडियो को पॉज करके नोट करते चलिए। तो रासपुतीन एक मॉन्क था, वो क्या करता था, हाँ, वो एक पुअर एडवाइसर था, उसी सिर्फ एडवाइस लेते थे और किसी से कंसल्ट करते ही नहीं थे। ठीक, तो इसी की वजह से यहाँ पे हुआ क्या कि कहीं ना कहीं लोगों को इनसे इनके ऊपर से विश्वास उठने लगा। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ, 7 मिलियन लोग, जी हाँ, 7 मिलियन लोग यहाँ पे घायल हो चुके, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि मतलब कि 7 मिलियन लोगों को यहाँ पे नुकसान पहुँचता है। अब चाहे वो घायल होने वाला नुकसान और मरने वाले को लेकर के, तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान है। जब 7 मिलियन लोगों की मौत हो गई और इसके बाद जो लोग घायल थे उन्हें फिर से ट्रीट किया गया, 7 मिलियन लोगों की मौत नहीं हुई, ध्यान रखिएगा, 7 मिलियन लोगों को नुकसान पहुंचा। जब इन लोगों को रीट्रीट किया गया, मतलब जब इन लोगों की दवा ववा की गई, इन लोगों को वैद्य के पास भेजा गया, फिर जब ये लोग वापस आते हैं तो गुस्से में वहाँ का जितनी भी अनाज रहती है उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वहाँ की बिल्डिंग्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं 1917 में भूखमरी का संकट आता है। क्यों संकट आता है? क्योंकि जब वहाँ की सारे मतलब कि तोड़ दिए गए, क्या बोलते हैं आप लोग, बिल्डिंग्स और क्रॉप्स वगैरह जब डिस्ट्रॉय कर दिए गए, तो वहाँ का काम कैसे चलेगा? तो इसी वजह से अंदर ही अंदर देश के अंदर आप लोग देख ही सकते हैं कितना घटिया सा मतलब कि चल रहा है। और 1916 में जितनी भी रेलवे लाइन थी उन लोगों को भी तोड़ दिया गया, रेलवे लाइन को भी तोड़ दिया गया। अब यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं? अब हम लोग बात करेंगे द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। तो हमारी कहानी कहाँ तक थी? हमारी कहानी वहाँ पे रुकी थी कि जब वो मतलब कि जब जो रशिया में जो लोग रहते हैं वे वार लड़ते हैं तो ज़ार निकोलस अच्छे से कंसल्ट नहीं करते हैं, तो ये यहाँ की आर्मी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, और रसिया के जितने भी बिल्डिंग्स रहते हैं, क्रॉप्स रहते हैं, उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब बढ़ाते हैं अपनी कहानी को आगे। अब कहानी में होता क्या है, देखिए। अब इसके बाद जब 1917 में हमने देखा था कि वहाँ की क्रॉप वगैरह डिस्ट्रॉय हो गई, तो भूखमरी की भावना तो आएगी। अब जैसी भूखमरी आई या फिर वहाँ पे भोजन की कमी पड़ी, स्टॉक की कमी पड़ी, तो लोग किसकी तरफ भागे? काम की तरफ। काम दो, काम दो, काम दो। अब वहाँ पे सभी लोग काम की तरफ भागने लगे, और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जो फैक्ट्रीज वगैरह थी जो नेवा रिवर के बगल में थे, हमने बात किया था उसके बारे में, तो इन ये जो सभी फैक्ट्रीज वगैरह थी, इन सभी फैक्ट्रीज की जो डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और उधर जो जार हैं वो अपनी पावर को भी लूज़ नहीं करना चाहते थे। इसे कहते हैं जार्स डिज़ायर। तो नोट करते चलिए, क्लियर। अब नोट कैसे करना है मैं बता देता हूँ। यदि आप लोग अपनी कॉपी लिए हैं तो बहुत अच्छी बात, कॉपी और पेन ले लीजिए। मैं बताया जार की डिज़ायर ये थी, तो आप लोग लिख दीजिए कि जार की डिज़ायर थी कि वो अपना पावर नहीं लूज़ करना चाहते थे। अब जाहिर सी बात है भाई, कोई भी राजा है क्या वो अपनी पावर लूज़ करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। तो इसके बाद क्या होता है, अब जो 22 फरवरी है, इसी दिन क्या होता है कि पूरा लॉकआउट लग जाता है। मतलब जितने भी फैक्ट्रीज हैं उन्हें बंद, इंडस्ट्रीज़ को बंद, कॉमन दुकान को बंद, मतलब जो तेल वाली दुकान होती है ना, तेल और मरचा मसाला, मतलब जितनी भी जनरल दुकानें होती हैं वो सब बंद हो गई थी। क्लियर। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि यहाँ पे और ज़्यादा संकट आ गया। अब देखिए, अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तो लोगों की डिमांड क्या थी? लोगों की सिर्फ 3 डिमांड थी। पहला, रोटी कपड़ा मकान हमारे हिसाब से, लेकिन वहाँ के लोगों की कितनी डिमांड थी? 3। पहला था वेजेस, दूसरा था लिखते चलिए बेटर आर्ट्स, तीसरा था डेमोक्रेसी। तो उन लोग कितनी डिमांड थी? 3 डिमांड थी। क्या क्या? वेजेस, बेटर आर और डेमोक्रेसी। तो इन सभी डिमांडों को फुलफिल करने के लिए वो लोग रिवोल्यूशन करने लगे, और फिर से तोड़फोड़, मतलब एक तरह से भाई मूवी ही हुई ना। अब हमारी कहानी में जब यहाँ तक आ चुके हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, तो होता क्या है कि अब ये लोग इसका विरोध करते हैं, तो इसके बाद जो जार का मिलिट्री कमांडर रहता है वो उसे कहता है कि अब आप सरेंडर कर दीजिए, अब आप एब्डिकेट कर दीजिए। तो जो जार रहता है वो उसी की बात मान करके 2 मार्च को सरेंडर, या फिर आप लोग कह सकते हैं एब्डिकेट कर देता है। एब्डिकेट करने का मतलब अपना सिंहासन छोड़ देता है। कौन कहता है? जार का मिलिट्री। लिख लीजिए कि 2 मार्च को एब्डिकेट करता है। किसके कहने पे? जार के मिलिट्री के कहने पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे सोवियत्स का फॉर्मेशन होने लगा। सोवियत मतलब जानते हैं? लिख लीजिए, सोवियत मतलब काउंसिल। काउंसिल मतलब जानते हैं, उनकी सभा होता है।
ठीक। तो ढेर सारी जब सोवियत का फॉर्मेशन होने लगा तब इन्हें छोड़ना पड़ा। क्लियर। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जब मतलब हो चुका था ये सब, तब यहाँ पे गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुआ। क्यों? अब भाई कंट्री पे कोई तो रूल करना चाहिए। मान लीजिए एक कंट्री है, यहाँ का कोई रूलर है ही नहीं, कोई बाहर से आके नहीं रूल कर लेगा जैसे इंडिया किया था। तो इसी वजह से कोई रूलर तो रहना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पे इलेक्ट किया गया यूनिवर्सल एडल्ट सफेगरी के द्वारा। अब ये क्या होता है, मतलब कि सभी को वोटिंग राइट दे करके यहाँ पे एक गवर्नमेंट को क्या किया गया, इलेक्ट किया गया, और इसके द्वारा यहाँ पे एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर से मार होती है और बॉल्शेविक आते हैं, तो वहाँ पे कुछ उन लोगों को जलन होने लगती है। वो वाली कहानी अब हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी कहानी थी कि अब जो रशिया है वहाँ पे क्या बन चुका है, वहाँ पे एक अच्छा खासा प्रोविजनल गवर्नमेंट बन चुकी है। क्या बन चुकी है? प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब देखिए अब क्या होता है, अब जो बॉल्शेविक होते हैं, बॉल्शेविक के लीडर व्लादिमीर लेनिन, अब ये वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें एक कंट्री से यानी रसिया से एग्जाइल कर दिया गया था। एग्जाइल का मतलब क्या होता है कि फोर्सली यदि किसी को बाहर निकाल दिया जाता है तो उसी की एग्जाइल कहते हैं। तब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये आते हैं ये अपनी रणनीति चलानी शुरू कर देते हैं। जैसे होता है ना मूवीज में कि मतलब जो रहते हैं गुंडे लोग, वो रणनीति चला चला के कब्जा करते हैं इधर उधर, बस मतलब वैसा ही सीन यहाँ पे भी होता है। तो ये क्या करते हैं, ये अब अपनी असली रणनीति चलाते हैं और यहाँ पे किस तरह से रूल करते हैं उसे देखते हैं। उससे पहले कॉपी और पेन में नोट कर लीजिएगा, कॉपी और पेन लेकर के कॉपी में नोट कर लीजिएगा, पेन में नहीं, ठीक। तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा बाकी जितने भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि व्लादिमीर लेनिन वापस आए हैं रसिया जब उन्हें कंट्री से निकाल दिया गया। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे फरवरी के बाद जब यहाँ पे गवर्नमेंट बन जाती है तो बॉल्शेविक के लीडर जो होते हैं वो चढ़ाने लगते हैं सभी लोगों को। वो तीन मुद्दा उठाते हैं जिसमें से नोट करते चलिए। पहला मुद्दा था, वीडियो को पॉज कर करके नोट करते चलिए। पहला मुद्दा था लैंड बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट, यानी लैंड को पीजेंट्स को वापस लौटा दिया जाए। दूसरा मुद्दा क्या था? दूसरा मुद्दा था कि जो बैंक है उसे नेशनलाइज कर दिया जाए, यानी कि जितने भी बैंक है वो उसे कंट्री संभाले, मतलब क्या कहते हैं यार, सॉरी, नेशन संभाले, नेशन, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो वॉर है उसे क्लोज कर दिया जाए, यानी कि वॉर और बंद करो। यार ये क्या खून खराबा लगा रखा है, खून खराबा बंद करो, खून खराबा बंद करो, मतलब यार यही उन लोगों का नारा था। तो इसी के जरिए वो लोग लोगों को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। इससे क्या होगा, इससे वो लोग उनके प्रति ज़्यादा होंगे और जब अगली बार वे लोग इलेक्शन के लिए उठेंगे तब शायद उन्हें वोट मिल जाए, जैसा कि इंडिया में होता है। डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज डिफरेंट स्लोगन लेकर उठती हैं, पर ये लोग कुछ अलग ही करते हैं। ये लोग वोट के भी चक्कर में नहीं थे, ये लोग कुछ अलग ही चक्कर में थे, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है कि जो बॉल्शेविक के लीडर थे उन्होंने अपना नाम बदल के रख दिया कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। अब ऐसा क्यों किया? ताकि लोगों के अंदर ये लगे कि हाँ ये हमारे देश का है, यानी कि देशभक्ति की भावना से भी लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश यहाँ पे काफ़ी जानदार शानदार तरीके से चल रही थी। अब 500 सोवियत, ध्यान से 500 सोवियत यानी 500 सोवियत जो थे वो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत को ट्रांसफर कर दिए गए। अब इससे क्या हुआ, इससे यहाँ पे इनकी पावर यानी बॉल्शेविक की पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई और प्रोविजनल गवर्नमेंट फाइनली पावर डिक्रीज हो गई। इसे देख के प्रोविजनल गवर्नमेंट को जलन हो लगी, वो मेरी पावर कैसे ले रहा है। तो उसे जब जलन हुई तो उसने क्या किया, उसने सोचा चलो बॉल्शेविक के साथ कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को लगे कि बॉल्शेविक बहुत गंदा है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी ये लोगों पे क्या कर दी, फायर कर दी। जैसा कि हम लोग फिगर में, शायद यहाँ फिगर में लिया हूँ कि नहीं, नहीं यहाँ फिगर नहीं, ये देखिए लेनिन का फिगर है। ये देखिए लेनिन कैसे लोगों को हड़का रहे हैं कि हाँ हमारे बैंक को नेशनलाइज कर दो, वार को बंद करो। ये बात हुआ, मतलब एक तरह से बहकाने वाला सिस्टम था यहाँ पे, ठीक समझ रहे हैं ना। तो इसके बाद क्या होता है कि एक आप लोग के बुक में फिगर है पेज नंबर 37 पे, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों के ऊपर फायर करने के लिए छोड़ दिया गया। और यहाँ पे जो यहाँ पे बॉल्शेविक थे ये कह रहे थे कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, क्या हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी लैंड जो है वो फिर से बटे ताकि सभी लोगों को उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कि एक फैमिली है, ठीक, अब इसमें मान लीजिए 10 लोग हैं, इसके लिए इतनी छोटी जमीन सफिशियंट नहीं है। अब एक फैमिली में 2 लोग हैं, इसके लिए इतनी बड़ी जमीन है क्या ये?
नहीं नहीं है क्या ये? तो यहाँ पे अनइक्वलिटी हुई ना, तो इसी को ये लोग मतलब कि ये लोग जो थे बाल सेविक, ये गलत भी थे और सही भी थे। इनके बारे में आप लोग ये नहीं कह सकते बाल सेविक वाले गंदे थे। ये कुछ अच्छा काम भी करते थे, कुछ खराब काम भी करते थे। अब खराब काम क्या करते थे, ये लोग एक सीक्रेट पुलिस चलाते थे जिसका नाम था चीका। अब वो क्या करती थी, वो जो जो लोग उसके विरुद्ध जाते थे इन लोगों के, उनके लिए चीका जो थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या करती थी, उन्हें पनिशमेंट भी देती थी। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना। यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1907। पढ़ने जा रहे हैं द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1907। और इसका रिजल्ट वाला फोटो मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि वो बहुत छोटा था। देखिए अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा कि वहाँ पे हमारी फिल्म कहाँ तक थी, हमारी फिल्म यहाँ तक थी कि दोनों ही बॉल्शेविक और प्रोविजनल गवर्नमेंट बहुत ही धमाकेदार तड़ाके की लड़ाई होती है। ये लोग बॉल्शेविक वाले लोगों को अट्रैक्ट करते थे और ये इन्हें देख के बहुत जलते थे। इनकी गवर्नमेंट गिर रही थी तो इसे अपलिफ्ट करने के लिए इनके खिलाफ मतलब कि मार ये रहे थे लोगों को। अब लोगों को ये लगेगा यार बॉल्शेविक को सपोर्ट करने से हमारी जान जा रही है, कौन जा रहा है उसे सपोर्ट करने में। तो इसीलिए यहाँ पे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कैसी भावना आ गई, मतलब कैसी भावना आ गई, छोड़ो यार, ये वाली भावना आ गई। ठीक, तो रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 में लिख लीजिएगा कि रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 में किसके किसके में होता है, प्रोविजनल गवर्नमेंट में और बॉल्शेविक में होता है। ठीक, लिख लीजिए। कॉपी और पेन लिए है ना? हाँ, तो नोट करते रहिएगा जो जो टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, तो उन सभी को अपने पेन से नोट कर लीजिएगा। जल्दी से कॉपी और पेन, वीडियो को पॉज कर करके जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लगे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे प्रोविजनल गवर्नमेंट और बॉल्शेविक के बीच में लड़ाई क्यों होती है, क्योंकि बॉल्शेविक वाले बढ़ रहे थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट घट रही थी। प्रोविजनल गवर्नमेंट के बारे में हमने देख ही लिया कि वो इलेक्टेड थी। ठीक, अब यहाँ पे होता क्या है कि 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन किसी तरह से, लेनिन, ठीक, लिख लीजिए 16 अक्टूबर 1917 को, पहले सुन लीजिए तब लिखिएगा समझ के। जो लेनिन रहते हैं वो किसी तरह से बॉल्शेविक की पार्टी को मना लेते हैं, उसे एग्री करा लेते हैं कि सोशलिस्ट जो है उनकी पावर को सीज कर ली जाए, यानी उनकी पावर ले ली जाए। तो 16 अक्टूबर 1917 को ये हो जाता है। उसके बाद एक मिलिट्री रिवोल्यूशन कमेटी का फॉर्मेशन होता है। नोट कर लीजिए क्या मैंने बोला, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कम्युनिटी। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब ये जो होती है ये बहुत ही की रोल प्ले करती है बॉल्शेविक के लिए। ये जो होती है तो पहले पहले शुरुआत करती है प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो कौन रहते हैं, केरेंस्की। कौन रहते हैं, नोट कर लीजिए, केरेंस्की। प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं केरेंस्की। तो केरेंस्की भाग जाते हैं ये सिटी छोड़ के और यहाँ पे अपने ट्रूप्स को भेज देते हैं, लगा देते हैं। मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं ना, मान लीजिए ये है पानी और ये है आग। अब मैं हूँ यहाँ पे, मैं अब आग को पानी में ठेल नहीं, पानी को आग में ठेल के भाग जाऊंगा अपने। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है। ठीक, तो यही वाली जब सिचुएशन आ जाती है तो ये लोग क्या करते हैं कि बॉल्शेविक के 2 न्यूज़पेपर सेंटर को घेराबंदी कर लेते हैं, यानी कि वहाँ पे क्या कर लेते हैं, आप लोग कह सकते हैं कब्जा कर लेते हैं। तो जो मैंने अभी अभी आपको बताया मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी, ये उसके बदले में गवर्नमेंट ऑफिस और मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लेते हैं। मतलब कि ये इसे मार रहा है तो ये इसे मार रहा है, इसने इसका बैंक को कब्जे में कर लिया तो इसने इसके सारे ऑफिसेस और इसके मिनिस्टर को कब्जे में कर लिया। तो इसी तरह से यहाँ पे काफ़ी हैवी फाइटिंग हुई। और उसके बाद क्या होता है, अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि अक्टूबर में क्या क्या चेंजेस हुए। तब यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के अपोज में थे बॉल्शेविक, तो उन्होंने पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटाया। दूसरी बात, उन्होंने बैंक को नेशनलाइज किया नवंबर 1917 में। और उसके बाद यहाँ पे उनकी जो सीक्रेट पुलिस रहती थी वो यहीं कहीं पे दी है। देखिए सीक्रेट पुलिस कहीं पे यहीं पे दिया होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सीक्रेट पुलिस जो होती है उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए जो सीक्रेट पुलिस होती है उसे कहते हैं चीका, ये लोग कहते थे। और वो किस लिए लॉन्च किए थे, मान लीजिए ये कहेगा भाई बताओ ना प्रोविजनल गवर्नमेंट बहुत ख़राब है, नहीं प्रोविजनल गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, बॉल्शेविक बहुत ख़राब है। तो मान लीजिए जिस आदमी से ये कह रहा है ये चीका का एक ऑफिसर है, तो ये क्या करेगा, ये पुलिस में या फिर अपने ऊंचे वाले को कंप्लेन कर देगा और इसकी मौत भी हो सकती है। तो चीका इसलिए रखा जाता था ताकि वो सीक्रेट पुलिस थे और जो जो उनकी बुराई करे उसके खिलाफ ये लोग एक्शन ले सके। अब हम लोग बात करते हैं सिविल वॉर की। तो जो सिविल वॉर था वो क्यों हुआ,
क्योंकि यहाँ पे सिविल वॉर होने का सबसे बड़ा रीजन ये था। ये भी अक्टूबर चेंज में आएगा, ये भी अक्टूबर चेंज में आएगा। क्यों? क्योंकि सिविल वॉर जब होता है तभी तो ये लोग अपना मतलब कि राज जमाने में और अच्छे सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब इन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कर दी, किसने? बोल्शेविक ने कहा कि चलो भाई अब से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा लैंड का, मतलब लैंड का फिर से बंटवारा होगा सभी में, जैसा कि मैंने आपको बताया हूँ। तो उसमें उसके बाद क्या होता है कि इसमें बॉल्शेविक और ग्रीन्स यानी कि रेड्स, ग्रीन्स और वाइट। रेड किसे कहते हैं? बॉल्शेविक को लिख लीजिए। ग्रीन किसे कहते हैं? सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी। और वाइट किसे कहते हैं? जारिस्ट्स को कहते हैं। तो ये लोग जाते हैं, तो जो ग्रीन्स रहते हैं और वाइट रहते हैं, लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके पीछे करके। तब ये जो ग्रीन रहते हैं और जो वाइट रहते हैं, ये दोनों जाते हैं रसिया, नहीं जाते हैं फ्रेंच, अमेरिका, ब्रिटिश और जापान में जाते हैं। फिर वहाँ पे अब सेना लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? ट्रूप्स लेके आते हैं और उनसे क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। तो इसीलिए इसे सिविल वार कहा गया। सिविल वार का मतलब क्या होता है मैं आप लोग बताता हूँ। देखिए, सिविल वार का मतलब ये होता है कि जब देश के अंदर दो लोग अपने आपस में लड़ाई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं सिविल वॉर। तो यहाँ पे सिविल वॉर होता है। सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग और अच्छे से सिविल वॉर के बारे में बात करेंगे। मैं कॉपी और पेन फिर से ले लीजिए ताकि मैं आप लोग जो जो नोट करवा सकूं आप लोग उसे नोट कर सकें। ठीक, तो सिविल वार में होता क्या? देखिए, जो सिविल वार रहता है वो देश के अंदर ही होता है, जैसा हम लोग जानते हैं। क्यों हुआ? क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड यानी फिर से लैंड का बंटवारा काफी लोगों को पसंद नहीं आया। बट मैं नहीं करूंगा लैंड का बंटवारा। अब भाई सोचिए, जिसके घर दो लोग हैं और उसके पास जमीन है इतनी, वो चाहेगा कि लैंड का फिर से बंटवारा हो? वो चाहेगा कि मेरी जमीन आधी हो जाए? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पे काफी लोग इसे डिसएग्री भी कर रहे थे। किसे? सिविल वॉर जो हो रहा था यहाँ पे उसे मतलब उसके मुद्दे को। तो इसलिए अंदर ही अंदर क्या हुआ कि इनको विद्रोह की भावना जाग उठी, विद्रोह की अग्नि दहक उठी अंदर ही अंदर। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जब ये लोग लड़ाई करने के लिए बाहर से सैनिक लेके आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो जब ये लोग बाहर से सैनिक लेके आते हैं तो यहाँ पे फ्रांस और अमेरिका, ब्रिटिश और जापान की जो ट्रूप्स रहते हैं वो इनसे जब लड़ाई करते हैं तो अंत में बोल्शेविक लोग जीत जाते हैं। क्यों जीत जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं, देखिए जो रसिया के लोग रहते हैं जब, तब यहाँ पे जो रशिया के जितने भी लोग रहते हैं वो लोग इनका अच्छे से साथ देते हैं, और जो मुस्लिम जद्दाश्त रहते हैं वो लोग भी इनका बहुत ही अच्छे से साथ देते। तो इसी वजह से ये लोग जीत जाते हैं। और उसके बाद USSR का फॉर्मेशन होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे सोसाइटी के बारे में। यहाँ की सोसाइटी कैसी थी? अब देखिए, यहाँ की ये सब चेंज में ही तो आएगा। ये अक्टूबर में यही सब चेंज हुआ था, मतलब कि यही सब था वहाँ पे। ठीक, तो इसके बाद यहाँ पे क्या था? यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स भी चल रहा था। ठीक, 5 ईयर प्लान जो अभी चलता है यार, वही वाला 5 ईयर प्लान। ठीक, तो यहाँ पे 5 ईयर प्लान चल रहा था। और सिविल वॉर के बाद जो बोल्शेविक थे वो इंडस्ट्री और बैंक को क्या कर दिए थे? नेशनलाइज कर दिए थे, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और पीजेंट्स अपनी खुद की लैंड कल्टीवेट कर सकते हैं, और यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह की भी अच्छी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरह से जो यहाँ की सोसाइटी थी वो थी। और यहाँ पे रैपिड जो कंस्ट्रक्शन हुआ, मतलब कि तेज़ी से फैक्ट्रीज वगैरह बिल्डअप होने लगी। तो इससे थोड़ा वर्किंग कंडीशन में मतलब कि पुअर्टी आई। अब भाई जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो पुअर्टी तो आती ही है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से। तो इस तरह की जो यहाँ पे सोसाइटी थी वो थी। अब बात करते हैं कि स्टेनलिज्म और कलेक्टिवाइजेशन, ये सब इसी में आएगा। तो देखिए, इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद यहाँ पे देखा जाता है कि जब मर जाते हैं कौन? व्लादिमीर लेनिन, जो इसके लीडर रहते हैं व्लादिमीर लेनिन। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जब इनकी मौत हो जाती है, तो उस दौरान में होता क्या है कि यहाँ पे एक नए राजा आ जाते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं नए जो रूलर आ जाते हैं, उनका नाम रहता है स्टालिन। अब इनका क्या विचार था? ये सोचती थी कि यहाँ पे ग्रेन की सप्लाई की प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है? तो इन्होंने इसका ये निष्कर्ष निकाला, ये कारण निकाला कि अच्छा लगता है जो कोल खोज है, यानी कि अमीर किसान आप लोग कह सकते हैं। ठीक, तो जो कोल खोज रहते हैं उन्हें कुलक्स और कोल खोज। तो कोल खोज क्या रहता है? जब सभी पीजेंट को, मतलब कि द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट टू कल्टीवेट इन कलेक्टिव फॉर्म, एक ही साथ जब सभी लोग कल्टीवेशन करते हैं तो उसे कहते हैं कोल खोज। और जब सभी लोग अपनी अपनी कलेक्शन करते हैं और उसके बाद एक अपना ही अमीर जो किसान आता है उसे कहते हैं कुलक्स। ठीक, तो कोल खोज कुलक्स समझ में आया? लिख लीजिए इसे भी। तो जो कुलक्स रहते हैं
तो जो कुलक्स थे उन्हें ये लोग ये सोचते थे ये बहुत अमीर अमीर किसान रहते हैं, वो लोग रख लेते हैं सारा इन अनाज, जैसे ही महंगाई हो जाती है तो डाल देते हैं। मान लीजिए कैसे इन लोगों का काम चलता है वो मैं समझाता हूँ। देखिए ये कोई अमीर किसान है, इसके पास है मान लीजिए कि 500 किलो गेहूँ, ठीक। अब गेहूँ का दाम इस समय मान लीजिए 10 रुपये किलो। अब उसके बाद में गेहूँ का दाम हो गया 20 रुपये किलो, तब जब 20 रुपये किलो होगा तब ये मार्केट में इसे छोड़ेगा, पर एक ही साथ नहीं, धीमे धीमे छोड़ेगा, तो इससे इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से ये यही सोचते थे स्टेलिन की ऐसा ही होता है। तो इन्होंने एक प्लान मतलब कि एक्टिवेट किया, या फिर आप लोग कह सकते हैं एक प्लान करा कि अब सभी लोग कोल खोज करेंगे, मतलब एक साथ कलेक्टिवाइजेशन करेंगे, एक ही साथ खेती करेंगे, जो कि लोगों को काफ़ी हद तक पसंद नहीं आया, मतलब कि काफ़ी लोग इसमें वर्क करना नहीं चाहते थे। और 1930 और 1933 में बैड हार्वेस्ट होने की वजह से, क्योंकि भाई अब आप लोग जान ही सकते हैं कि जब अपना खेत रहेगा तब कोई ज़्यादा काम करेगा, कि जब पराया रहेगा, या फिर जब सबका रहेगा तब अपना रहेगा तब ज़्यादा काम करेंगे ना। तो इसी वजह से यहाँ पे कहीं न कहीं भूखमरी का भी प्लान जो है, मतलब कि इनका प्लान वाहियात था, एकदम घटिया था। इतना घटिया था कि लेनिन भी यदि ऊपर से देख रहे होंगे, मान लीजिए मृत्यु में स्वर्ग में से यदि देख रहे होंगे, तो कहेंगे क्या यार मेरी पार्टी को पूरी बर्बाद कर दिया। तो मतलब वैसी कंडीशन आ गई। और यहाँ पे 1932 1939 में ओवर 2 मिलियंस वर इन प्रिजन और लेबर कैंप, 2 मिलियन से ज़्यादा भी जेल में या फिर लेबर कैंप में थे। तो एक तरह से ये बहुत ही घटिया था स्टैलिनिज्म, कलेक्टिविजेशन, ठीक। तो एक तरह से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि स्टेलिन का कौन सा प्रोग्राम था इसके, मतलब कि इसके अपोज में या फिर इसके साथ साथ। सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करते हैं फाइनली लास्ट टॉपिक बारे में, ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। तो इसमें होता क्या है, देखिए इसमें मेनली बताया गया है, इस वाले पॉइंट में मेनली हमें क्या बताया गया, इसमें हमें मेनली बताया गया है कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है रशियन रिवॉल्यूशन का। अब हमने देखा था कि रसिया में काफ़ी अच्छी हमारी मूवी चल रही थी, हमने कहानी के तौर पर पूरा एकदम देख चुका है, मतलब अब हम लोग कहानी के तौर पर जब देख ही लिए हैं तो उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है इस कहानी पे। अब मान लीजिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं कहानी तो लास्ट में हमें शिक्षा मिलती है ना, हम लोग कहते हैं इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए। तो इसी तरह से रशियन रिवॉल्यूशन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी तरह से कंट्री को अच्छी पावर में लाना चाहिए। और जितने भी एग्रीकल्चर, अब देखिए मजाक कर रहा था, देखिए तो जो इसका इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उन्हें उनका अधिकार प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो लोग होते हैं उन्हें खेती करने का अच्छे से मौका देना चाहिए। यदि हम लोग स्टालिन वाला या फिर वो वाला काम कर दिए कि ये कहीं में सभी लोग खेती कीजिए तो बहुत घटिया हो जाएगा, तो ऐसी गलती कभी भी कोई भी नहीं करेगा। और साथ ही साथ में जो जो प्रोडक्शन होता है उसे कंट्री के एक बार, मतलब कि जैसे इंडिया में बजट होता है ना, हाँ तो कंट्री को वैसे ही एक बार पेश भी करना चाहिए। तो इस प्रकार के तमाम ऐसी चीज़ें थी जो हमें देखने को मिलता है रशियन रिवॉल्यूशन से, जो हमें सीख मिलती है रशियन रिवॉल्यूशन से। अब एक बार हम ले लेते हैं पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, बहुत ही ध्यान से देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस चैप्टर में पहली बात हमने देखा कि किस प्रकार से यूरोप का कंडीशन थी, वहाँ पे सोसाइटी कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे। दूसरी बात हमने देखा रशिया के बारे में। तो रशिया में होता क्या है, यहाँ की इकोनॉमी जो थी वो काफ़ी अच्छी खासी थी, पर लैंडलॉर्ड जो थी यहाँ के, यानी जो ज़मीन वाले थे वो काफ़ी ख़राब थे, ठीक। और इसके बाद बॉल्शेविक जो आई, तो बॉल्शेविक जब आई थी ये इसे डेवलप भी करती है, पर इसकी कई बुराइयां भी रहती हैं कि ये लोगों को ज़बरदस्ती फोर्स करती थी। जैसे चीका था ना, चीका जो सीक्रेट पुलिस होती थी, तो उसके द्वारा ज़बरदस्ती फोर्स करती थी कि हमारी अच्छाई करो, हम ही इलेक्शन में जीतें। तो ये सब कुछ इसके डिसएडवांटेज भी थे, जबकि एडवांटेज ये थे कि ये पीजेंट्स को इनकी लैंड कल्टिवेट करने देते थे और बैंक को नेशनलाइज किए थे। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आमजन का भी फ़ायदा होगा, इनका भी फ़ायदा होगा। यदि बैंक नेशनल का रहेगा तो जो गवर्नमेंट है वो इसे ध्यान में रखेगी और गवर्नमेंट इसका देखभाल करेगी। यदि मान लीजिए ये इसका है तो बाई चांस ये अच्छा है तो ठीक है, बाई चांस ये ख़राब है तो ये इसे लोन दे दिया, तो मान लीजिए ज़्यादा से ब्याज पे लेगा, मतलब कि इससे इंटरेस्ट ज़्यादा लेगा। मान लीजिए गवर्नमेंट ले रही है 10% इंटरेस्ट लोन देने पे, तो ये अगर ले लेगा 30% तो भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पर अगर नेशनलाइज हो गया तो नेशन से लोग विरोध कर देंगे और नेशन को डर भी रहेगा, अरे यार कहीं मेरी गवर्नमेंट गिर न जाए, तो इसीलिए वो कम इंटरेस्ट लेगी।
समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इस प्रकार का काफ़ी सारा एडवांटेज रहा। और इसके बाद हमने इस चैप्टर में ये भी देखा है कि फरवरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या हुआ। फरवरी रेवोल्यूशन क्या हुआ था, वेजेस के लिए और लेस वर्किंग आवर के लिए। अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट घट रही थी और बोल्शेविक की गवर्नमेंट बढ़ रही थी, तो जलन की वजह से हुआ था। तो हमने इन सभी का आउटकम भी देख लिया। ठीक, सिविल वॉर बहुत इंपॉर्टेंट। सिविल वॉर क्या होता है, जब किसी कंट्री के अंदर ही अंदर वॉर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिविल वॉर कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे इसलिए हुआ था क्योंकि लैंड की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, इसी वजह से यहाँ पे सिविल वॉर हुआ था। तो ओवरऑल मैंने 2 मिनट में आपको पूरे चैप्टर की समरी बता दी है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। यदि यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बहुत सारी वीडियोज़, मैं हिस्ट्री को रटाता नहीं हूँ, मैं हिस्ट्री को कहानी की तरह बता देता हूँ, जिससे कहानी सुन के जो आपको आनंद आता है वही आनंद हिस्ट्री को सुन कर भी आएगा। और बहुत छोटा वीडियो होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता। सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।